यार बोर हो गया यार ये ऑनलाइन लेके। हाँ, चलो भाई, आज आज का पॉइंट है कर्वेचर, मैक्सिमा एंड मिनिमा के बाद कर्वेचर ऑफ द ग्राफ एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और कर्वेचर। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे हम बाद में आते हैं, पहले एक बार कर्वेचर समझते हैं। कर्वेचर का मतलब क्या है, और इसके लिए एक ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का तुम ग्राफ प्लॉट करोगे, ये ग्राफ कुछ ऊपर ऐसा चला जाएगा। इसका इस तरह राइज करने का रीजन तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब तुम ग्राफ को ऑब्जर्व करते होगे, तुम समझ में आता होगा कि ये इस तरह राइज क्यों कर रहा है। मतलब ये इंक्रीज तो कर रहा है ऑब्वियसली। क्यूब का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ाते जाएंगे, आउटपुट और तेजी से इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 पे तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, चलो 1 पर इसकी वैल्यू 1 है, बट 2 पर कहीं इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, तो सडनली और बहुत तेज से इंक्रीज कर गया। 3 पर इसकी वैल्यू और भी बहुत ज्यादा आएगी, तो आउटपुट बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, इसलिए कर्वेचर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और सिमिलरली जब तुम इधर प्लॉट करोगे तो कर्वेचर कुछ ऐसा दिखाई देगा। बट फिलहाल जो भी तुम ग्राफ बनाओगे, ग्राफ रहेगा इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग होने का रीजन बहुत क्लियर सा है, हमने मोनोटोनिसिटी पढ़ी हुई है। तो जब ग्राफ इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, और तुम देखो differentiation of this is 3x square which is always positive और 0। तो इंक्रीजिंग के साथ साथ अब नोटिस करना है हमको इसका कर्वेचर। कर्वेचर ध्यान से देखो, तो तुम देख रहे हो इन दोनों में डिफरेंस है। ये वाला कर्वेचर और ये इस वाले कर्वेचर में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है हमको, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है इस कर्वेचर में? सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम टेंजेंट्स ड्रॉ करने की कोशिश करो इन दोनों ग्राफ्स पे, देखो ये टेंजेंट में ड्रॉ की, मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ की, मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ की, ये लेफ्ट वाले सारी में दीवार का टेंजेंट्स, डीएक्स कम होता है। हाँ वो तुम बाद में नोटिस करेंगे, लेकिन ये सारी टेंजेंट्स जो हैं तुम देख सकते हो ग्राफ के नीचे। ऑन द अदर हैंड अगर तुम इस पार्ट में टेंजेंट ड्रॉ करो, देखो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लो, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ये सारी टेंजेंट्स ग्राफ के ऊपर है ना। अगर तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले पार्ट को हाइड कर लो तो ये साफ दिख रहा है कि ये कॉनकेव डाउन जैसा पैराबोला होता है उसका एक पार्ट है। और अगर तुम नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला पार्ट हाइड कर लो तो जो इधर वाला पार्ट है इट इज लाइक ए कॉनकेव अप पैराबोला, हाफ कॉनकेव अप पैराबोला। तो एक्चुअली इस ग्राफ को कॉनकेव अप और इस ग्राफ को कॉनकेव डाउन बोला जाएगा। आइडेंटिफाई करने का तरीका, जब भी तुम टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे ऐसे कर्वेचर में, जब वो कॉनकेव अप बोला जा रहा है तो टेंजेंट्स हमेशा ग्राफ के नीचे आएंगी, और जब तुम यहां पर देख रहे हो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो तो टेंजेंट्स हमेशा ग्राफ के ऊपर है। एक और तरीका होता है, तुम कोई दो पॉइंट्स लेके उनको ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ दिस ग्राफ, कॉर्ड ऑफ दिस कर्व, जो कॉर्ड है वो ग्राफ के ऊपर आ रही है, जबकि तुम यहां पर अगर तुम कोई दो पॉइंट लेके ज्वाइन करोगे तो जस्ट ऑपोजिट टू टेंजेंट्स ये ग्राफ के नीचे आ रही है। तो ये भी एक तरीका है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि यहाँ पर दो टाइप के कर्वेचर है, एक को कॉनकेव अप और एक को कॉनकेव डाउन बोलते हैं। कुछ जगहों पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स भी वर्ड यूज करते हैं, बट बेटर होगा तुम कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन यूज करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा ग्राफ लेते हैं। मान लो हमने y इक्वल्स टू ई पावर एक्स लिया, और y इक्वल्स टू ई पावर एक्स का जो ग्राफ है कैसा कर्वेचर है उसका बताओ। दिस इज कॉन्केव concave up because all tangents are below the graph, है ना। लेट्स टेक y इक्वल्स टू ln x, log x का एग्जांपल है। ये देखो अब इस बार क्या हुआ, all कॉन्केव डाउन। tangents, सर yes,
हाँ हाँ। मैं मेरे को नहीं समझा सर, कॉन्वेक्स कैसे पता चलेगा? अरे उसी कॉनकेव डाउन को कॉन्वेक्स बोल देते हैं यार। तुम मत बोलो उसको, वो ऑफिशियल नेमिंग नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे लिखा होता है, कुछ फॉरेन ऑथर्स की बुक होगी और उसपे कॉन्वेक्स और कॉनकेव यूज करते हैं वो। बट जो हमारी एक्चुअल टर्मिनोलॉजी है वो कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन है, ठीक है। अच्छा, और इसलिए अप कौन वाले में नीचे इसी बनेगा वो? क्या मतलब टैंजेंट बताया ना आपने, वो कॉनकेव अप में नीचे नीचे रहेगा ग्राफ। कॉनकेव अप में नीचे है और कॉनकेव डाउन में ग्राफ के ऊपर है, ओके सर। ठीक है। तो ग्राफ इज ऑलवेज बिलो, ग्राफ इज ऑलवेज बिलो tangent if it is concave down. This is concave down, and graph is always above tangent if it is concave up, है ना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, sin x। बताओ, कर्वेचर, ये टेंजेंट देखो, ऑल आर अबव द ग्राफ। कैसा ये, डाउन, और ये अप। अब तो 0 to π डाउन है और पाई से 2π अप, फिर 2π से 3π डाउन है और फिर आ गया उसके अप हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ग्राफ देख के समझो कि व्हाट इज कॉनकेव अप एंड व्हाट इज कॉनकेव डाउन। नाउ लेट्स कंसीडर सम कॉनकेव अप ग्राफ। देखो कुछ ऐसा ग्राफ होगा कॉनकेव अप, है ना। सो अभी हम रैंडम ले रहे हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स बी ट्वाइस डिफरेंशियबल, ठीक है। इन x बिलोंग्स टू a टू b, सपोज ये a है और ये b है। fx be twice differentiable in x belongs to a to b and its graph is concave up. Then अब नोटिस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी इस ग्राफ के कर्वेचर में से डेरिवेटिव डेरिवेटिव का क्या रिलेशन है, dy बाई डी एक्स का क्या रिलेशन है। तो लेट्स अज्यूम हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, मान लो ऐसे कुछ टेंजेंट आ गई, ठीक है। मैंने एक रैंडम पॉइंट यहाँ पे लिया, यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया और यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब जरा नोटिस करो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इन सेंस की इन टेंजेंट्स का स्लोप यानी डेरिवेटिव क्या है इन अलग अलग पॉइंट्स पर। तो तुम देखोगे यहाँ पर जो मैंने पहली टेंजेंट ड्रॉ की है, जो फर्स्ट टेंजेंट हमने ड्रॉ की है, वहां पर तुम देखोगे जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। इसका मतलब जो स्लोप होगा यानी जो डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट पर वो नेगेटिव होगा। इफ यू लुक एट द सेकंड पॉइंट, इस ऑर्डर में जो सेकंड पॉइंट आ रहा है वहां पर एक एक्यूट एंगल बना है, हालांकि छोटा बना है बट है एक्यूट। तो अगर ये एक्यूट एंगल बन गया तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, बढ़ तो गया। और अब अगर देखोगे लास्ट पॉइंट जो मैंने आगे बनाया हुआ है उस पर अगर तुम एंगल नोटिस करोगे, ये भी एक्यूट एंगल ही है दिख रहा है, लेकिन पिछले वाला एंगल से बड़ा है। तो क्या तुमने ये नोटिस किया कि जो dy by dx है, it is found to be increasing in a to b। बोलो, क्या तुमने नोटिस किया कि जो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि फंक्शन फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो या ना कर रहा हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये मत सोचना कि फंक्शन को इंक्रीज करना जरूरी है। मैं एक काउंटर एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ग्राफ ऐसा होता, ये ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, ग्राफ डिक्रीजिंग है, लेकिन जो ग्राफ का कर्वेचर है वो अभी भी कॉनकेव अप है। बताओ है क्या, क्या हाँ ग्राफ का सर। कर्वेचर कॉनकेव हाँ, अप है। देखो ना, तुम एक बार फिर टेंजेंट ड्रॉ कर देखो, ये देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। नेक्स्ट पॉइंट पे फिर से टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर से ऑब्ट्यूज एंगल है, बट इस बार ये एंगल बढ़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल बढ़ गया। कैसा ग्राफ होता है टैन का,
tan का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। तो अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, बट यहाँ पर अगर वो -2 आ रहा है तो यहाँ पे -0.1 हो जाएगा, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डेफिनेटली कम होगा। तो हमें पता है कि tan पाई 0 हो जाता है। तो यहाँ पर भी तुम देख सकते हो कि dy/dx यानी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना है कि ग्राफ का फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसमें क्या हो रहा है। तो जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो क्लियरली इंक्रीज करता जा रहा है क्योंकि टेंजेंट्स का स्लोप बढ़ रहा है, क्योंकि कर्वेचर कॉनकेव अप है। ऑन द अदर हैंड अगर हम एक ऐसा ग्राफ बनाए, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एक अगर ऐसा ग्राफ बना लेते हैं और यहां पर अब देखो तुम टेंजेंट्स ड्रॉ करने की कोशिश करो। ये चीज अपने आप नोटिस करो, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ये देखो यहाँ पर ये एंगल थीटा एक्यूट दिख रहा है ना। और अगर तुम आगे का पॉइंट लो और भी क्लियर दिखेगा तुमको कि यहाँ पे जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये एंगल देखो ऑब्ट्यूज हो गया। तो यहाँ पे जो स्लोप पॉजिटिव था आगे चल के वो नेगेटिव हो गया। क्लियर सी बात है, इन दिस केस dy/dx इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो क्या नोटिस किया तुमने कि let y equals to fx be twice differentiable in a to b and its graph is concave up, then dy/dx is increasing in a to b. And what if dy/dx increases? What if a function increase? अगर एक फंक्शन इंक्रीज करता है तो हमने क्या पढ़ा है मोनोटोनिसिटी में कि उसका जो डेरिवेटिव होता है वो ग्रेटर देन पॉजिटिव होता है। यस, इसका मतलब ये हुआ सो d2y/dx2 should be greater than or equal to 0 in x belongs to a to b. And this is how you can check. This is how you can check the curvature of a graph. If second derivative of this function is defined and is always positive, we will say that graph of this function has a concave up curvature. Once again, I'm not commenting on the nature of the graph, that whether it is increasing or decreasing, because you know it is depending on first derivative. So dy/dx increase कर रहा है, right? I'm not saying dy/dx is positive. dy/dx can be negative. But अगर negative होते हुए भी वो increase कर रहा है तो curvature upward हो सकता है. And vice versa. और उसको verify करते हैं, इस चीज को तुरंत verify करते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू साइन एक्स। आई थिंक तुमने भी ग्राफ देखा था और ग्राफ देखकर तुम बता चुके हो कि 0 से पाई के बीच में इट इज कॉन्केव डाउन, पाई से 2 पाई के बीच में इट इज कॉन्केव अप एंड सो ऑन। ठीक है, और इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx इज cos x। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, डू नॉट स्टॉप हियर। ये बहुत बड़ा एक मिस कॉन्सेप्ट है। लोग कर्वेचर पढ़ते हैं और dy/dx पे रुकते हैं। बताऊंगा तुम कहाँ रुकोगे, मैं तुम्हें यही बताऊंगा। तुम्हें यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है, तुम तुरंत दो बार डिफरेंशिएट करो। Now what is dy/dx2? dy/dx2 is minus sin x। और अब सोचो कि माइनस साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ पे होता है और माइनस साइन एक्स नेगेटिव कहाँ पे होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो 0 से पाई माइनस साइन एक्स क्या होगा 0 से पाई के बीच में? नेगेटिव होगा। नेगेटिव। देखो ये कॉन्केव डाउन, दिस इज कॉन्केव डाउन। और वही ग्राफ माइनस वही जो वैल्यू है f डबल डैश एक्स सेकेंड डेरिवेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगी पाई से 2 पाई के बीच में और ये कॉन्केव अप हो गया। देख रहे हो, तो कर्वेचर चेंज हो गया है ना। 0 से पाई में जो डाउन था वो पाई से 2 पाई में अप हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या ग्राफ बनाया था log x। चलो log x को दो बार डिफरेंशिएट करो, dy/dx 1/x आया, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ग्राफ इंक्रीजिंग है, मतलब नहीं इससे हमको। इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करो d2y/dx2 and you will get minus 1/x square, which means what? That its second derivative is always negative and that is the reason इसका जो ग्राफ है
it is always concave downwards. Tangent is always above the graph. यहाँ देख लो e power x का तुम्हें पता है कोई भी डेरिवेटिव हो, it will remain e power x, which is always positive. That is the reason graph of e power x is said to be concave upwards. All the tangents lie below the graph. That's it. ये कर्वेचर है. बोलो ये बात समझ में आई? कर्वेचर समझ में आया? अब अगर तुमसे कर्वेचर पूछा जाएगा तो तुम निकाल पाओगे? आपने उस लाइन में ट्वाइस डिफरेंशिएबल क्यों लिखा था? दो बार लाइन में? अरे लाइन का कर्वेचर, लाइन का क्या कर्वेचर है भाई? फ्लैट कर्व जहां पे हो जाएगा. अरे नहीं सर आपने एक स्टेटमेंट लिखा था ना वहाँ पे नीचे. क्या लिखा था मैंने? ए से बी वाला है, उसमें ट्वाइस डिफरेंशिएबल लिखा था ना. निकल गया सर ऊपर. अरे बोल देना कौन सा पॉइंट? इसके नीचे पॉइंट बोल देना कौन सा पॉइंट? लेट करके लिखा है सर इस वाले ग्राफ के नीचे सर. सर बोल रहे स्टेटमेंट. हाँ ये इसमें क्या गड़बड़ है? नहीं सर गड़बड़ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल हाँ क्यों लिखा है. क्यों लिखा है? अरे यार जब ट्वाइस अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा तो तुम उसको दो बार डिफरेंशिएट कैसे करोगे? कमाल की बात है. नहीं वो तो Twice हमने अपने लिख दिया ना. मतलब तुम ये पूछना चाहते हो कि डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा पूछना चाहते हो? हाँ. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो वो स्मूथ नहीं है ना, इसका मतलब या तो वो डिसकंटिन्यूअस है या फिर उसमें कहीं ना कहीं कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ज्योमेट्रिकल कॉर्नर आ रहा है, तो कर्वेचर तो वैसे ही लूज हो जाएगा ना उसका. ठीक है. एक प्रॉब्लम हो सकती है जो वर्टिकल टैंजेंट वाली है, तो वो किसी एक पॉइंट पे आती है, पूरे इंटरवल में नहीं आती है. ठीक है. ओके सर. तो फिलहाल तुम्हें डेरिवेटिव का यूज करना है यहाँ पर ये मत सोचो, क्योंकि जब हम कर्वेचर की बात करेंगे तो डिफरेंशिएबल ग्राफ को होना ही पड़ेगा, वरना फिर कर्वेचर लूज कर जाएगा. ग्राफ का कर्वेचर होगा ही नहीं, कर्वेचर नॉट डिफाइंड हो जाएगा उसका फिर. ठीक है. तो कर्वेचर ग्राफ का अगर आपको चेक करना है तो वो कॉनकेव अप होगा. इन शॉर्ट फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि फॉर कॉनकेव अप d2y by dx2 greater than equal to 0, and for concave down d2y by dx2 is less than equal to 0. बोलो भाई बात समझ में आ गई? ठीक है. तो ये कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन की बात. क्या हो रहा है? नेटवर्क अभी तक सही नहीं हुआ तुम लोगों का क्या? ये दो बात कैसे आ गई? ऋषिकेश जोशी, क्या भाई जोशी बहुत लेट में आया तो आज हैं? जोशी आया क्या? नहीं आया. चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो, एक क्वेश्चन तुरंत ट्राई करो. ठीक है. फिर से भाई कंफ्यूजन मत रखना कि यहाँ पर ये ओपन लेंगे या फिर क्लोज लेंगे. इसमें इस फालतू की चीज में कंफ्यूज मत होना. तुम चाहो तो यहाँ से इक्वलिटी हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इक्वलिटी हटा दोगे तो भी आंसर सही रहेगा, बिकॉज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्वेचर पे क्या हो रहा है. एक पर्टिकुलर पॉइंट में हमें इंटरेस्ट आएगा, लेकिन कर्वेचर की वजह से नहीं आएगा, वो भाई हम डिस्कस करेंगे. तो तुम चाहो तो यहाँ पर इक्वलिटी लो या फिर ना लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. क्वेश्चन है, मान लो y इक्वल्स टू x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर एंड प्लस 5x प्लस 7. ठीक है. तुम्हें फाइंड करना है वही कि ये कहां पर फाइंड द इंटरवल where it is concave up कहां पर है और concave down कहां पर है. So in what interval it is concave up and in what interval it is concave down, निकालो जल्दी.
केवल प्रैक्टिस के लिए है, कुछ है नहीं इसमें। Sir, Sir, minus always infinite, concave. Always concave. ऑलवेज, क्योंकि हमने जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो ये आया 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 24x, और जब सेकेंड टाइम इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया 12x स्क्वायर माइनस 30x 36x प्लस 24, और यहाँ से हाँ +5 भी आएगा। +5, अच्छा यहाँ पे था, हाँ वो तो चला जाएगा, +5, और ये 12 कॉमन हुआ और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3x x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्या भाई, ये हमेशा आ रहा है? नहीं सर, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी कॉनकेव अप आ रहा है, करेक्ट। हाँ सर। और 1 से 2 डाउन आ रहा है। अब क्या तुम लोग इनइक्वालिटी गलत सॉल्व कर रहे हो भाई? ऑलवेज कैसे आ गया है अपवर्ड? क्या मिस्टेक की है? मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया उसमें भी तुम फंस गए। माइनस इंफिनिटी टू 1, माइनस इंफिनिटी टू 1, और मैं फिर कह रहा हूं कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पर राउंड लगाऊं या फिर ओपन लगाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने स्क्वायर लगा दिया। इस बात में डिस्कशन में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आती है ना पॉइंट वाली 12th में, वो इसलिए आती है बिकॉज हम जो लिमिट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं वो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में पढ़ी नहीं है, तो पॉइंट वाली बात जो है वो क्लियर नहीं हो पाती है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है। अगर 1 पे पूछा जाएगा कि 1 पर एग्जैक्टली क्या है, तो अगर मैंने इस तरह लिखा हुआ है तो गलत नहीं है, क्योंकि 1 पे केवल 1 माइनस से जो भी कंपैरिजन होगा 1 का 1 माइनस से है और 2 का 2 प्लस से, बिकॉज मैंने 1 प्लस और 2 माइनस को मेंशन नहीं किया है। तो राउंड ब्रैकेट हो या स्क्वायर ब्रैकेट हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम थियरी में यहाँ पर ग्रेटर लिखते हो या ग्रेटर इक्वल लिखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिख दे रहा हूँ, जैसे तुम कंफ्यूज मत होना। सो माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी क्या होगा? अप, और ऑब्वियसली जो फॉर योर सरप्राइज यहाँ भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, और यहाँ पे होगा कॉनकेव डाउन, ठीक है? तो आर्ग्यूमेंट मत करो कि 1 पर हम दोनों में 1 को इंक्लूड कैसे कर रखा है। दोनों में 1 को इंक्लूड इसलिए कर रखा है बिकॉज इट्स लाइक, एक बार फिर देखो एग्जांपल, एक्स क्यूब का ग्राफ 0 पर क्या हो रहा है। तो अगर मैं बात करूंगा माइनस इंफिनिटी से 0 तक की, तो माइनस इंफिनिटी से 0 इंक्लूडेड ग्राफ डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, और अगर हम 0 टू इंफिनिटी बात करेंगे तो ये कॉनकेव अप। तो 0 इंक्लूड दोनों ही जगहों पे हो सकता है, क्योंकि 0 पे अगर हम 0 टू इंफिनिटी बात कर रहे हैं तो 0 0 प्लस 1 2 इनकी बात हो रही है, 0 माइनस की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। और अगर हम माइनस इंफिनिटी 0 बात कर रहे हैं तो 0 प्लस की बात नहीं हो रही है, 0 से आगे नंबर्स की बात नहीं हो रही है, इसलिए हम 0 को दोनों जगहों पे इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ओके, सो ये पहला एग्जांपल था। कहाँ मिस्टेक हो गई भाई इस क्वेश्चन में? क्या मिस्टेक की? डिफरेंशियल मिस्टेक कर दी क्या? ये तो सिंपल था। खैर चलो, खैर ठीक है, एक और ट्राई करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करें। चलो एक और कर लो, y इक्वल्स टू ln x का होल क्यूब निकालो, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन निकालो, फाइंड करो। एक और करते हैं। ये पॉइंट यार पूछा तो नहीं गया, लेकिन यूजफुल चीज है, तो मैं दिखाता हूँ कहाँ यूजफुल हो गई। पहले कर लो उसको।
ln x होल क्यूब आया कुछ आंसर? क्या रहा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव? 3 ln x होल स्क्वायर अपॉन x। और क्या रहा इसका सेकंड डेरिवेटिव? यहां में लगाना पड़ेगा कोशेंट रूल। लगा भी कोशेंट रूल? क्या है क्वेश्चन रूल? बताओ। 1 से ई स्क्वायर तक इंक्रीजिंग है, सॉरी क्या कहते 1 हैं, से ई स्क्वायर क्या कहते हैं? अप अप। कॉनकेव अप। हाँ हाँ भाई देखते हैं। 2 ln x इंटू 1/x इंटू x, तो ये तो कैंसिल हो गया। माइनस 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 क्या आएगा? ln x होल स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ऐसा कुछ है क्यों? चलो बाद में आते हैं इस क्वेश्चन पे यार। और दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। सर तो इसको अगर d2 सॉल्व y करें, by dx का सर। ये हमने ये d2 over dx2 है करेक्ट। सर 2x सेकंड टाइम किया ना हमने। क्या हुआ? 2x ln x होगा ना? नहीं नहीं, फिर एक और ln x आएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा। एक 1/x और x कैंसिल हो जाएगा ना। चेन रूल। चेन रूल। एक 1/x भी तो आएगा। हाँ हाँ। ओके अब थोड़ी देर के लिए तुम ln x को y मान लो, और इस क्योंकि x स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसको हटा दो। तो ये क्या लिखा हुआ है? 2y माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो y इंटू वाई माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, यानी y बिलोंग्स टू 0 to 2, यानी कि ln x बिलोंग्स टू 0 to 2। सो x बिलोंग्स टू क्या होगा? 1 to e स्क्वायर। और 1 to e स्क्वायर के बीच में ग्राफ क्या होना चाहिए? कॉनकेव अप। और जो रिमेनिंग इंटरवल है यानी 0 से 1 यूनियन e स्क्वायर टू इंफिनिटी, इसमें होना चाहिए डाउन। कौन है भाई ये डैश? डैश को बोल दो कि आज नहीं। चलो इसका ग्राफ बनाओगे एक बार? जरा log x होल क्यूब का ग्राफ बना के देखो, दिखाओ कैसे बनता है। सर एक मिनट y वेट इक्वल टू करो। ln x होल क्यूब का ग्राफ कैसा बनेगा? क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो तुम्हें यहाँ से दिख ही रहा है भाई। फॉर एग्जांपल ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव है ना, ऑलवेज। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, और डोमेन की वजह से x भी पॉजिटिव है। तो ग्राफ तो डेफिनेटली इंक्रीजिंग है, ग्राफ इज इंक्रीजिंग। लेकिन अब ग्राफ में कर्वेचर चेंज होगा। ln x होल क्यूब, ln x का कर्वेचर हमेशा सेम रहता है। देखना ई स्क्वायर, मान लो ई स्क्वायर यहाँ पे है, तो ग्राफ बिल्कुल वैसे आएगा जैसे वो आ रहा था log x का। और कॉनकेव डाउन है, बट यहां से 1 to e स्क्वायर वो कॉनकेव अप होगा। यहाँ पे वो कर्वेचर अपना थोड़ी देर के लिए चेंज करेगा। ऐसा कर्वेचर चेंज करने के बाद कुछ मान लो यहाँ पहुंचा वो, ग्राफ से समझोगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ ई इंक्रीज तो ये हमेशा करेगा, और तुम देख सकते हो मैंने कर्वेचर का चेंज किया, और ई स्क्वायर के बाद एक बार फिर उसका कर्वेचर चेंज हो जाएगा। ऐसा तो चेंज हुआ। यहाँ देखो ये यहाँ पे थोड़ा बेंड हो गया। ग्रेविटी ने उसको पुल कर लिया भाई।
पावर ने 1 से ई स्क्वायर के बीच में थोड़ी बेंडिंग आई है, ये कॉन्केव अपवर्ड हो गया और उसके बाद वापस से कॉन्केव डाउनवर्ड हो गया। तो अब ये चेंजेस आ चुके हैं, मतलब ग्राफ हम केवल मोनोटोनिसिटी बेस्ड नहीं बनाएंगे। ग्राफ इंक्रीजिंग था, अब समझ लो कितना चेंज आ गया। पहले आपको ये समझ में आता था कि हम केवल फर्स्ट टाइम हमने डिफरेंशिएट किया और नोटिस किया कि ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो हमने ग्राफ बना दिया। अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन ना पता होती तो मैंने ग्राफ कैसे बनाया होता? मैंने ग्राफ ऐसा बनाया होता, जस्ट लाइक log x, ग्राफ इंक्रीज कर गया। लेकिन अब हमको ये आइडिया है कि ग्राफ का कर्वेचर चेंज हो रहा है, ग्राफ का कर्वेचर 1 से और e के बीच में डिफरेंट है, तो हमें यहाँ पर इसको चेंज करना होगा और फिर हम ग्राफ बना देंगे, तो और भी एग्जैक्ट ग्राफ बन के आएगा। और ग्राफ के कर्वेचर से भी कुछ एडवांटेजेस, कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो भी सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो बताओ ये पार्ट क्लियर है? कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन क्लियर सभी को है ना? केवल 2 बार डिफरेंशिएट करना है और तुम्हारा काम हो जाएगा। अब एक और पॉइंट हमने लिखा है इस सब टॉपिक में, और वो है दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सुना किसी ने? व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? बड़ी ऑब्वियस बात है कि वो पॉइंट है जहां पे ग्राफ का कर्वेचर चेंज होता है। ये वो पॉइंट है जहां पर ग्राफ का कर्वेचर चेंज होता है। और देखते हैं, फॉर एग्जांपल अभी फिर से हम लेते हैं एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ओरिजिन इज अ स्पेशल पॉइंट, नॉट बिकॉज वहां पे डेरिवेटिव 0 है, वो तो है ही, उसके साथ साथ कुछ और भी स्पेशल हो रहा है, और ये हो रहा है कि जो ग्राफ का कर्वेचर डाउनवर्ड था फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0, अब 0 से इंफिनिटी वो अपवर्ड हो गया, मतलब 0 के बाद अपवर्ड हो गया। सो x इक्वल टू 0 is the point where graph changes its curvature. Where graph changes its curvature from concave down to concave up. Fine. तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर ग्राफ, कोई भी ग्राफ अपना कर्वेचर चेंज करता है। अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल में आऊं, ये जो हमने भी ln(x) होल क्यूब बनाया, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा? 1 एंड ई स्क्वायर। 1 के पहले कॉन्केव डाउन था, फिर कॉन्केव अप हुआ, और ई स्क्वायर में क्या हुआ? ई स्क्वायर के पहले कॉन्केव अप था, उसके बाद कॉन्केव डाउन हो गया। और कौन सा एग्जांपल लिया हमने? ये देखो क्यूबिक वाला एग्जांपल लिया था। यहाँ पे क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी से 1 कॉन्केव अप था, फिर 1 से 2 डाउन हो गया, तो 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर 1 से 2 डाउन था और 2 टू इंफिनिटी वापस अप हो गया, तो 2 इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और देखो व्हाट अबाउट साइन एक्स? साइन एक्स देखो, साइन एक्स में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर है? 0 और पाई। 0 है, पाई है, 2 पाई है। ये सारे जो मल्टीपल्स ऑफ पाई हैं, इन सभी पॉइंट्स पर ग्राफ ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है, सर तो कॉन्केव डाउन। सर तो वो जो आपने बोला था कि एक रॉन्ग डेफिनेशन जो बोलते हैं d2y/dx² = 0 जहाँ पे होता है, तो उसमें एक्सेप्शन आ जाते हैं थोड़े, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी उसी चीज पे आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले तुम समझो तो सही कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है। तो ये जस्ट क्लियर सभी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में देखो, कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले मिस कॉन्सेप्ट समझो। लोग जनरली क्या पढ़ते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हुआ फिर, तो wherever f'(x) is 0, जहां भी f'(x) 0 हुआ, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो ही। समझ में आपको? f'(x) = 0, अच्छा 0 इक्वल टू 0 बात क्यों हो रही है? बिकॉज क्लियर सी बात है कि हमने अभी कहा कि ग्राफ चेंजेस इट्स कर्वेचर। तो तुम इसी का एग्जांपल लो, यहाँ पर क्या हुआ है कि f'(x) सेकंड जो डेरिवेटिव था वो 0 के पहले कैसा था भाई? देखो 0 के पहले वो नेगेटिव था ना,
जीरो के पहले वो नेगेटिव था, लेस देन जीरो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जैसा चेक करना है उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद ये ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो अगर कोई फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है पूरे इंटरवल में, अपने पूरे डोमेन में, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने मैक्सिमम मिनिमम में डिराइव किया था स्टेशनरी पॉइंट पे, कि जहां भी मैक्सिमम मिनिमम आएगी वहां पे डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए अगर ग्राफ डिफरेंशिएबल है। बिल्कुल वैसा ही है। एफ डबल डैश एक्स जीरो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, ये बात सही है, लेकिन वो तब होगा जब ग्राफ डिफरेंशिएबल होगा, ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा। अगर ग्राफ दो बार डिफरेंशिएबल हुआ ही नहीं उस पॉइंट पर, तो फिर हम ये नहीं बोल सकते ना। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आएगा कि हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या करना चाहिए। स्टेप वन find all points where f double dash x equals to 0 or f double dash x is not defined। एक बार फिर हम वो सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, ना केवल वो पॉइंट जहां पे f डबल डैश एक्स 0 है, वो तो बात सही है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो बीच में 0 होगा अगर डिफाइंड है तो, लेकिन वो सारे पॉइंट्स भी जहां पर f डबल डैश एक्स नॉट डिफाइंड है। सर मैं डिस्कनेक्ट हो सकती हूँ अभी, मेरे घर पे लाइट चली गई है अभी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, सो स्टेप वन, फाइंड ऑल पॉइंट्स वेयर f डबल डैश x इज 0 और f डबल डैश x इज नॉट डिफाइंड। सबसे पहला तो ये काम करना है। ये नॉट डिफाइंड वाला एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, चलो इसका भी एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो लिखा हो y इक्वल्स टू x टू द पावर -5/3 या सॉरी +5/3, y इक्वल्स टू x पावर 5/3 मान लिखा हुआ है। ठीक है, और मुझे चेक करना है कि x इक्वल्स टू 0 पर क्या हो रहा है। इज देयर अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सबसे पहला काम इसको डिफरेंशिएट किया, dy/dx आया 5/3 x पावर 2/3, और सेकंड डेरिवेटिव d2/dx2 आ गया 10/9 x टू द पावर -1/3। कुछ नोटिस किया कि ये 0 तो हो ही नहीं सकता ना, x इक्वल टू 0 पर ये 0 नहीं हो सकता, बट एक्चुअली इट इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं हो सकता है, अभी भी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी भी हो सकता है। इसके लिए क्या चेक करें, कैसे चेक करें कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है। सिंपल सी बात है, थोड़ा इसके पहले चेक कर लो, मतलब तुम d2y/dx2 चेक करो एट x इक्वल्स टू 0 माइनस, और केवल साइन, और यही d2y/dx2 चेक करो एट x इक्वल्स टू 0 प्लस। तो 0 माइनस पर देखो इसकी वैल्यू, केवल साइन चेक करो, एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोचिंग वैल्यू। अगर हम 0 माइनस रखते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू का क्यूब रूट नेगेटिव ही होगा, लेस देन 0 आएगा, और 0 प्लस पे क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमने क्या नोटिस किया कि भाई ओरिजिन के पास, ओरिजिन के आसपास जो सेकंड डेरिवेटिव है यार, ओरिजिन के आसपास जो सेकंड डेरिवेटिव है वो अपना साइन चेंज कर रहा है। ओरिजिन से पहले नेगेटिव था, कॉनकेव डाउन था, और ओरिजिन के बाद ये कॉनकेव अप हो गया। तो क्या बोलोगे, 0 क्या है, 0 is point of inflection. So it is not only those points where second derivative is 0, it can be those points also where f double dash x is not defined. Just like maxima and minima, maxima or minima can occur at all those points where first derivative is 0 or first derivative is not defined. दोनों चीजें हो सकती हैं। ग्राफिकली दिखा देते हैं। जैसे मान लो कुछ ऐसा हो रहा है, मान लो ग्राफ ऐसा आता है यहाँ तक, और यहाँ के बाद ऐसा चला जाता है, तो मैंने यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर प्रोड्यूस कर दिया। तुम देख सकते हो ग्राफ का कर्वेचर बिल्कुल ऑब्वियसली चेंज हुआ है। ये कॉनकेव डाउन था, ये कॉनकेव अप है, बट जीरो जो है उस पर ग्राफ डिफरेंशिएबल ही नहीं है,
सेकंड डेरिवेटिव छोड़ दो, फर्स्ट डेरिवेटिव ही नहीं है, बट ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसलिए है बिकॉज जीरो के पहले जो ग्राफ कॉनकेव अप था, जीरो के बाद कॉनकेव, सॉरी कॉनकेव डाउन था, जीरो के बाद वो कॉनकेव अप हो गया। ऑलराइट, तो मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ने के बाद ये काम बहुत इजी है। बस इतना समझ लो कि मैक्सिमा और मिनिमा में जो रोल एफ डैश एक्स का था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में वो रोल एफ डबल डैश एक्स का है। ठीक, तो स्टेप वन क्या था भाई? फाइंड ऑल पॉइंट्स वेयर एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 और एफ डबल डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड। ये पॉइंट्स कलेक्ट करने के बाद ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। तो स्टेप टू जो हमारा होगा, स्टेप टू वो होगा हमारा फर्स्ट, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इट इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इन मैक्सिमा और मिनिमा। सेकंड डेरिवेटिव्स क्या होगा यहाँ पर कि इफ f double dash x changes its sign in neighborhood of x equals to x1, then it is point of inflection. वेरी सिंपल। जो काम मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाया कि अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो डेफिनेटली वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तुम्हें और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इफ एफ डबल डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन in neighborhood of x equal to x1, then it is point of inflection, and second derivative test is the best, just like first derivative test was the best in maxima or minima. सर But सर इसके पहले जो आपने अभी किया था कि x इक्वल टू 0 माइनस में लेस देन 0 एंड x इज इक्वल टू 0 प्लस में ग्रेटर देन 0 आया था, तो फिर वो भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट रहेगा? हाँ, वही टेस्ट है ना, वो तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही तो था वो। हमने क्या चेक किया? हमने सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक किया ना। हाँ हाँ, वही टेस्ट है वो। अभी मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ, और एग्जांपल दिखाता हूँ। सर हाँ मतलब भाई, एफ डबल डैश एक्स 0 है और लोकल मैक्सिमा मिनिमा भी या तो नहीं, मैक्सिमा मिनिमा की बात ही मत करो ना। मैक्सिमा और मिनिमा की तो बात, हम तो फर्स्ट डेरिवेटिव की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो डायरेक्ट चेक कर रहे हैं कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं। अगर वो मैक्सिमा मिनिमा वाला क्वेश्चन होगा तो वहां वो चेक कर लेंगे। नहीं सर, एफ डबल डैश एक्स 0 है या फिर एफ डबल डैश एक्स नॉट डिफाइंड है, और उसके नेबरहुड में एफ डबल डैश एक्स अपना साइन चेंज करता है, प्लस से माइनस या माइनस प्लस होता है। दैट्स इट। हाँ सर, मैं वही बोल रहा था कि एफ डबल डैश एक्स के ग्राफ में जो एफ डबल डैश ग्राफ वो मैक्स सर, हाँ अगर एफ डबल डैश एक्स का ग्राफ करना है तो एफ डबल डैश से ग्राफ मैक्सिमा मिनिमा बनाएंगे तो क्या होगा? तो वो पॉइंट जो है वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा। तुम एक मिनट, तुम एफ डबल डैश से बात कर रहे हो, तुम एफ डैश एक्स की बात कर रहे हो? सर एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश का ग्राफ क्यों बनाओगे यार? एफ डबल डैश एक्स अपना साइन चेंज कर रहा है तो मैक्सिमम ना तो एफ डैश एक्स की आएगी ना फिर। अगर हम एफ डैश एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो उसका डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है तो फिर वहां पे मैक्सिमम मिनिमा आ जाएगी। एफ डबल डैश से ग्राफ बनाएंगे तो वो साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, या तो एक्स एक्सिस से कट करेगा। ये देखो, गलत लिंक कर रहे हो तुम। फर्स्ट डेरिवेटिव का ग्राफ बनाओगे तो मैक्सिमम मिनिमा लिंक हो सकता है यहाँ से, बट फालतू में कंफ्यूज मत हो। मैक्सिमम मिनिमा को अलग रखो, इसको अलग रखो। जस्ट लाइक मैक्सिमा एंड मिनिमा, जैसे वहां पे फर्स्ट था यहाँ पे सेकंड है, जैसे वहां पे सेकंड था यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट है, एंड जस्ट लाइक मैक्सिमा एंड मिनिमा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो था वो फेवरेट था लोगों का, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट लोगों का फेवरेट होता है। रीजन क्या है? सुनने में इजी है, सुनने में इजी है कि तुमने स्टेप 1 कर लिया और उसके बाद इफ एफ डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव 0 है एंड थर्ड डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं है
इसका क्या मतलब हुआ, थर्ड डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स या तो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, मतलब या तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। देन x equal to x1 is a point of inflection. But if f triple dash x1 is equal to 0, then what? f double dash x तो 0 था ही, f triple dash x भी 0 हो गया, तो क्या? Yes, then it fails. हम कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, हम कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं हो सकता, अब हमको रुकना पड़ेगा और हमको जाना पड़ेगा nth डेरिवेटिव टेस्ट में। क्या था nth डेरिवेटिव, याद है किसी को? मैक्सिमम मिनिमम में तुमने क्या सीखा था? कि उसको इतनी बार एक फंक्शन को इतनी बार डिफरेंशिएट करो कि लास्ट पॉइंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए और लास्ट पॉइंट हमारा डिफरेंशिएट, मतलब वो कितने भी नंबर ऑफ स्टेप हो जाए। सर ऑड या इवन टाइम्स हम करेंगे तो उसके ऊपर मैक्सिमम मिनिमम आएगा। हाँ, फिर उसमें नंबर फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते गए और उसका जो nth डेरिवेटिव था वो जो है सर अभी ना वेटिंग रूम में, उसको अंदर आने दीजिए। तो जो हमारा nth डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल टू 0 हो गया एट x इक्वल्स टू x1। अब तुमने मैक्सिमा एंड मिनिमा में क्या पढ़ा था कि अगर n इवन है तो ही हम कंसिडर करेंगे, अगर n ऑड है तो फिर वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा हो ही नहीं सकती। यहां पे जस्ट ऑपोजिट होगा, if n is odd then x equal to x1 is point of inflection, otherwise not। ठीक, इतनी थ्योरी है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की और कर्वेचर की। कर्वेचर समझने के बाद तुम्हें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज सिंपल सी बात है, ये वो पॉइंट है जहां पे ग्राफ अपना कर्वेचर चेंज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, अगर तुम्हें कर्वेचर निकालना आता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। बस जो मिसकॉन्सेप्ट जनरेट होते हैं, मिसकॉन्सेप्ट ही मेनली एड्रेस करता हूँ कैलकुलस में, बिकॉज लोग अपने आप थियरी बना लेते हैं। थियरी जैसे कि कई लोग बना लेते हैं कि भाई जहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वहां पे f डैश x भी 0 होगा। नहीं भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव से हमें कोई मतलब नहीं है। ये बात ध्यान रखो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में फर्स्ट डेरिवेटिव से कोई मतलब ही नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जहां पर ग्राफ अपना कर्वेचर चेंज करता है। और यस, अगर फंक्शन दो बार डिफरेंशिएबल है तो जरूर उसका सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा। अगर फंक्शन दो बार डिफरेंशिएबल है तो उसका सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो हो सकता है कि उस पॉइंट पे वो सेकंड डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड। दूसरी बात, दोनों ही कंडीशंस में अगर, क्योंकि हम रिवर्स जाते हैं, कॉन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट चेक करना होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेसेसरली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए तुम्हारे पास ये स्टेप 2 है, और इसमें भी सबसे अच्छा टेस्ट ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। तुम चेक करो कि f डबल डैश x का जो साइन है वो उस पॉइंट के नेबरहुड में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये नेबरहुड में चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, कभी कभी ये जैसे हमने मैक्सिमम में देखा कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ट्रिकी हो सकता है सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन तुम्हारे पास है, थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट। तुम उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। एक बार और डिफरेंशिएट करने के बाद अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव आती है, यानी जो थर्ड डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो आता है, तो डेफिनेटली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। लेकिन इस टेस्ट में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर वो डेरिवेटिव, जो थर्ड डेरिवेटिव है वो 0 हो गया
तो फिर ये टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। लेकिन उसका भी हमारे पास, उसकी रेमेडी है हमारे पास, और वो ये है, और वो ये है कि तुम इसको फिर, अगर ये सेकंड डेरिवेटिव 0 हो गया, देन कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएट करते जाओ, और डिफरेंशिएट तब तक करते जाओ जब तक तुम्हें फर्स्ट टाइम एक नॉन जीरो वैल्यू ना मिल जाए। और जैसे ही तुमको एक नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी, नोटिस करो कि वो n क्या है। अगर वो n ऑड है, nth डेरिवेटिव टेस्ट का जो प्रूफ है वो टेलर सीरीज पे है, मैंने कुछ लोगों को बताया था मैक्सिमम मिना के टाइम पे। तुम्हें उसको जानने की कोई जरूरत नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस चीज है ना। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आज तो कोई आया भी नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, और मैं दिखाऊंगा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है। एप्लीकेशन इसका बहुत ही अच्छा है, ठीक है भाई। तो अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। जो भी तुम्हारे डाउट्स हो उनको पहले क्लियर कर लो, बताओ, उसके बाद हम क्वेश्चंस करें। बताओ भाई, सेकंड क्या क्या डाउट्स डेरिवेटिव है? सेकंड हाँ, डेरिवेटिव 0 होना कंपलसरी है थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए? सेकंड डेरिवेटिव 0 होना या फिर नॉट डिफाइंड होना कंपलसरी है। देखो हमने स्टार्ट यहाँ से किया, स्टेप 1, फाइंड ऑल पॉइंट्स वेयर f डबल डैश x इज 0 और f डबल डैश x इज नॉट डिफाइंड। तो या तो वो 0 होना चाहिए या फिर नॉट डिफाइंड होना चाहिए, कोई सर और वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। डबल डैश एक्स अगर 0 हो गया तो थर्ड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे उसका? f डबल डैश x बेटा उस पॉइंट पे 0 हुआ है ना, तो तू एक बार ये देख, y equals to sin x at x equals to pi। चेक करना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं। चलो, पहली बार डिफरेंशिएट किया, इससे कोई मतलब नहीं है, आगे तुरंत चलो। सेकंड डेरिवेटिव क्या आता है? अरे सेकंड डेरिवेटिव को 0 थोड़ा आ जाएगा, वो तो एक फंक्शन आएगा ना, फिर तुझे वहां पे पाई रख के चेक करना पड़ेगा। तो क्या देखा हाँ तूने? ठीक है, हाँ समझा f समझा। डबल डैश x इज 0 0 हाँ एट x इक्वल टू पाई। तो डिफरेंशिएट तो तुझे इसको करना है ना। अब देख, d3y बाई dx3 क्या आ रहा है? माइनस कॉस x, और x इक्वल टू पाई रखोगे तो क्या आएगा? +1, विच इज नॉन जीरो। तो हमारा जो थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट था वो पास हो गया, हाँ इसलिए पाई इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके सर। खत्म हो गई बात, समझ में आ गया? हाँ सर हाँ। ओके, चलो भाई, अब अगर समझ में आया तो एक क्वेश्चन जल्दी सर ट्राई करो। हाँ, सर अगर nth डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल हो गया तो मतलब इन्फ्लेक्शन ही नहीं है? अरे मेरे दोस्त, nth कैसे फेल हो सकता है? nth डेरिवेटिव फेल नहीं होगा, कभी नहीं फेल होगा। मतलब ये कुछ ऐसा है कि हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि वो n टाइम्स डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल है तो फिर ये कभी फेल नहीं होगा। और इनकेस इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आया भी तो मैं कह चुका हूँ सबसे अच्छा तो हमारा यही है ना, जो पहला वाला है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये कर लेना, ठीक है। चलो सर क्वेश्चन हम लोग, हाँ भाई, सर तो मतलब nth डेरिवेटिव टेस्ट में अगर तो वो कुछ तो आएगा, मैक्सिमम मिनिमम या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कुछ तो आएगा ही ना। nth डेरिवेटिव टेस्ट में जैसे ही n ऑड हो गया हाँ तो हमको मैक्सिमम मिनिमम मिलने की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना। और नहीं सर वैसे भी मतलब हाँ, सर मतलब अगर n ऑड हो गया तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और अगर n इवन हो गया तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम हो सकता है कोई भी। नहीं, क्योंकि हमने f डैश x की बात नहीं की है ना, हमने तो स्टार्ट कहाँ से किया है? अच्छा हमने वो पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं जहां पर f डबल डैश x 0 है। तो उस पॉइंट पे f डैश x अगर 0 होगा तब होगा मैक्सिमम, है ना। मान लो वहां पे f डैश x 0 है ही नहीं, तो फिर कहाँ से आएगा मैक्सिमम, है कि नहीं भाई? हाँ जैसे सर। मान लो मैंने यहाँ पे जो अभी एग्जांपल दिया sin x वाला, तो sin x वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है? पाई पर सेकंड डेरिवेटिव 0 है बट फर्स्ट नहीं है, तो वहां पे मैक्सिमम मिनिमम आने की पॉसिबिलिटी नहीं है ना। हाँ, अगर f डैश x भी 0 हो और f डबल डैश x भी 0 हो, तब हो सकता है कि या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा या फिर मैक्सिमम आएगी, कुछ और एक आएगा। चलो भाई, हाँ सर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करो। ये रहा ग्राफ, y स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एंड फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऑल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने हैं। चलो ट्राई करो उसको। Find all points of inflection.
क्या हो गया भाई, आज बहुत प्रॉब्लम आ रही है। करो मैं डिफरेंशिएट। चलो 2y dy by dx equals to x plus 1 whole square plus 2x into x plus 1। सही है। तो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। x plus 1 कॉमन निकाल सकते हो चाहो तो, मतलब कुछ ऐसा लिख सकते हो dy by dx equals to, what if you take x plus 1 common, x plus 1 plus 2x, 3x plus 1 divided by 2y। और क्या क्या इसका सेकेंड डेरिवेटिव d2 by dx2 निकालो। चलो देखो क्या आता है। प्रेफरेबली सब कुछ x में ही रहे, मतलब डिनोमिनेटर में y लिखा हुआ है तो हम वापस रिप्लेस तो कर ही सकते हैं x के टर्म्स में, रहेगा भी तो क्या फर्क पड़ता है। d2 by dx2 क्या आ रहा है? सिक्स एक्स प्लस 4 इंटू हाफ को छोड़ दो इंटू वाई माइनस x plus 1 into 3x plus 1 into dy by dx whole divided by 2y square। तो ये है तुम्हारा d2 by dx2। और देखो यहाँ पर 3x plus 2 कॉमन तो नहीं है, तो dy by dx को एक बार सब्स्टिट्यूट कर लो। ये चीज dy by dx को यहाँ पर डाल दो, क्या आ जाएगा 2 into 3x plus 2 into y माइनस इसका होल स्क्वायर x plus 1 होल स्क्वायर 3x plus 1 होल स्क्वायर अपॉन 2y अपॉन 2y है तो इसको 4 कर लेते हैं, इसको y स्क्वायर कर लेते हैं डिवाइड बाय क्या आ गया 4y क्यूब। और अब तुम y स्क्वायर को सर हमने पहले ही y इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ x इनटू नहीं, प्लस माइनस में अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ कि y रहेगा तो बेटर रहेगा ना भाई। अब देखो ना यहाँ पे y स्क्वायर आ गया तो मुझे प्लस माइनस जरूरत ही नहीं है न्यूमरेटर में। अब देखो y स्क्वायर डाल देंगे, y स्क्वायर क्या है x इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये सिंपली आ गया 4 इंटू 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 3x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाय 4y क्यूब। तो y क्यूब में जरूर एक y स्क्वायर तो चलो आ जाएगा, बट एक जो y बचेगा वो प्लस माइनस ले आएगा, बट ठीक है उसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। देखो ना ये बिना उसके कहाँ पहुंच गए हम, ये फैक्टराइज भी हो रहा है आराम से। x प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन निकल गया, x प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन निकला तो क्या बचा 4x इंटू 3x प्लस 2 कितना हो गया भैया 12x स्क्वायर प्लस 8x, कैलकुलेशन देख लेना भाई एक बार, माइनस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 एंड होल डिवाइड बाय 4y क्यूब। तो d2y by dx2 इक्वल्स टू आ गया x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, जिसकी एक रूट तो साफ दिखाई दे रही है, तो ये फर्दर अभी फैक्टराइज हो सकता है। और तो दिस इज फाइनल d2y by dx2। d2y by dx2 इज x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू देखो ना x इक्वल टू -1, हाँ -1 से तो एक हो गया x प्लस 1 और दूसरा हो गया 3x माइनस 1 एंड दिस इज x प्लस 1 होल क्यूब, तो और भी अच्छा है। दिस इज x प्लस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4y क्यूब। तो देखो पूरा एफर्ट जो है वो सेकंड डेरिवेटिव निकालने लगा है। अभी तक हमने
ही कहीं यूज नहीं किया, राइट। अब हम निकालने जा रहे हैं इसको। क्या बताओ भाई, कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है? व्हाट आर दोज पॉइंट्स? टेल मी। टेल मी सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच कैन बी, जहां पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, वो कौन से पॉइंट्स हैं? 0 -1 1/3 जहां भी y 0 हो जाएगा वहां पे अपने आप देखो ये चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो पहले तो वो भी देख लो। 0 और -1 भी 2 पॉइंट्स होंगे, कंफर्म्ड है। तो 0 और -1 को रखो, ठीक है। -1 0, और उसके अलावा जहां पे 0 हो जाएगा, मतलब -1 तो हम ले चुके हैं, और 3x - 1 यानी 1/3। ये 3 पॉइंट्स हैं भाई, ये 3 पॉइंट्स हैं जहां पर हमको चेक करना चाहिए, ठीक है। अब बताओ मुझे सबसे, अब एक बार और डिफरेंशिएट करने का तो कोई मतलब है नहीं, है ना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा टेस्ट हमारा कौन सा है? ऑब्वियसली जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट था वो हम चेक करते हैं सबसे पहले। -1 में ग्राफिक डिफाइन नहीं है। -1 में ग्राफ डिफाइन क्यों नहीं है भाई? ये देखो -1 पे y 0 है, डिफाइन क्यों नहीं है? हाँ, -1 पे डिफाइंड है, 0 पे, सब पे डिफाइंड है ग्राफ। उसके डोमेन के पॉइंट्स है भाई, सारे पॉइंट्स उसके डोमेन में ही होंगे। तो -1 0 1/3, इन तीनों पॉइंट्स में बताओ मुझे कैसे चेक करोगे कि कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और कौन सा नहीं है? बताओ। फर्स्ट -1 रखने पर क्या होगा बताओ? क्या हो गया? वाई में कंफ्यूजन है? सर -1 तो एक सिंगल पॉइंट है ना, मतलब ग्राफ पे, उस पे हम लोग कमेंट कैसे कर सकते हैं कि वो कर्वेचर अप है, डाउन है, जो भी है? -1 के नेबरहुड में भाई। सर -1 में वो सर -1 के नेबरहुड में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना। क्या? सर -1 नहीं है शायद। -1 के नेबरहुड में कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा? हाँ, सो वो x * x कोई + बात 1 समझ का नहीं आ रही है, तुम लोग क्या बोल रहे हो यार? सर ये रहा y ये स्क्वायर ग्राफ, इक्वल टू -1 डोमेन में नहीं है। नहीं, y तो -1 y डोमेन स्क्वायर में है, इक्वल टू x। सर x को -1 के आसपास में कुछ भी नहीं नहीं रखूंगा। नहीं, -1 एक सेक्लूडेड पॉइंट है। x ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, यूनियन -1 उसके डोमेन में है, ऐसा नहीं है। इसका अगर मैं डोमेन लिखूंगा तो क्या आएगा? -1 यूनियन 0 to ∞। अब -1 के नेबरहुड में क्या हो रहा है? बिल्कुल सही बात है कि -1 के नेबरहुड में कुछ भी नहीं हो रहा है, बिकॉज क्लियर सी बात है कि भाई -1 माइनस भी नहीं होगा और -1 प्लस भी नहीं होगा, इसलिए -1 पे कर्वेचर की हम बात नहीं करेंगे। सही बात है, -1 को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब बताओ 0 पे क्या हो रहा है? 0 तो डोमेन में है। 0 प्लस क्या पॉजिटिव है, माइनस डोमेन में नहीं है ना। नहीं, 0 माइनस डोमेन में नहीं है, तो मतलब 0 पर भी कर्वेचर चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। 0 के बाद मान लो कर्वेचर कुछ है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, अप डाउन जो भी है, बट 0 के पहले तो ग्राफ ही नहीं है। इसका मतलब 0 की भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ये भी खत्म। अब बचा 1/3, तो बिल्कुल 1/3 के अराउंड कम होगा, 1/3 होगा। और एक्चुअली 1/3 एक पॉइंट नहीं होगा, ऑब्वियसली अब तुम रखोगे x = 1/3, तो करस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यूज आएंगी। देखो y की वैल्यू क्या क्या आती है, कहाँ गया? अगर तुम रखते हो यहाँ पे 1/3, तो y की वैल्यूज क्या क्या आएंगी? 1/3 इंटू 4/3 का स्क्वायर, क्या आ गया? y स्क्वायर आ गया 1/3 इंटू 4/3 स्क्वायर। दिस implies y equals to ±4/3√3। तो ये दो पॉइंट्स हैं जहां पे हमको इन्वेस्टिगेट करना है। एक पॉइंट है 1/3, 4/3√3, और दूसरा पॉइंट है 1/3, -4/3√3। दोनों एक साथ ही चेक हो जाएंगे। मान लो ये P और Q है, यहां पर हमको चेक करना है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। बताओ भाई, क्या बोल सकते हो? क्या ग्राफ की वैल्यू
क्या फंक्शन की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू चेंज होगी 1/3 के नेबरहुड में? क्या लगता है? अगर d2y by dx2 x plus 1 whole cube into 3x minus 1 upon y cube है, तो क्या x इक्वल टू 1/3 के आसपास यानी 1/3 माइनस और 1/3 प्लस पर d2 by dx2 चेंज होगा? हाँ हाँ होगा, माइनस से प्लस हो रहा है। 1/3 रखने का मतलब ये हुआ कि देखो x प्लस 1 तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव है, चाहे तुम 1/3 की लेफ्ट हैंड लिमिट रखो या फिर राइट हैंड लिमिट रखो। 1/3 की अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे तो ये नेगेटिव होगा, और अगर राइट हैंड रखेंगे तो पॉजिटिव। ये जो फंक्शन अपना साइन चेंज करेगा। और y क्यूब जो है, y क्यूब डेफिनेटली y क्यूब भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा या फिर चेंज होगा? बताओ। y क्यूब का साइन 1/3 के आसपास चेंज होगा या फिर? हेलो, हाँ सर सुनाई दे रहा है। तो y क्यूब का साइन फिक्स रहेगा, बिकॉज देख रहे हो y में 3x माइनस 1 का फैक्टर ही नहीं देख रहे हो ये। अगर हम यहाँ पर 1/3 रखें, 1/3 माइनस रखें, 1/3 प्लस रखें, जो भी साइन है वो तो सेम ही रहेगा ना। अगर ये 1/3 पर y स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, y स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, तो 1/3 माइनस पे भी वही आएगा, 1/3 प्लस पे भी वही आएगा। इनफैक्ट y भी वही रहेगा। इसका मतलब द ओनली फैक्टर विच इज चेंजिंग इज, जो फैक्टर चेंज हो रहा है वो कौन सा है? एक सेकंड, वो केवल ये चेंज हो रहा है, ये फैक्टर। सो d2y by dx2 changes at x equals to 1/3 and p 1/3 comma 4/3 root 3 and q 1/3 comma minus 4/3 root 3 are 2 points of inflection. दो इसलिए आ गए बिकॉज एक x की वैल्यू के लिए हमको दो y की वैल्यूज मिल रही है, इसलिए सिमेट्री की वजह से आ गया, दो आ गए, वरना एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो है सबसे बढ़िया टेस्ट है भाई। जो पहला टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट है। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बिकॉज y स्क्वायर था, y स्क्वायर की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, कोई बात नहीं, और दूसरा ट्राई करते हैं। तो मतलब अगर हाँ। हमने वो पॉइंट्स ढूंढने जहाँ पे जीरो अनडिफाइंड रहेगा, और बस उसके नेबरहुड में हमें चेक करना है कि वो साइन चेंज करता है कि नहीं। साइन चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है, हाँ बिल्कुल ओके, सही। तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा अगर चेंज वो करेगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ओके सर, चलो भाई दूसरा अपने आप ट्राई करो। x इक्वल्स टू y माइनस 1 में थोड़ा सा मतलब अनऑर्थोडॉक्स, जैसे अब नॉर्मल फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब यहाँ तुम देख सकते हो कि x इन टर्म्स ऑफ y लिखा हुआ है सब कुछ सेम ही, करना वही है तुम्हें। ट्राई करो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जल्दी से, अब जल्दी थोड़ा काम करो भाई। हाँ, सेकंड डेरिवेटिव निकालने में टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी काम करो। सर आई डोंट थिंक तुम्हें, हाँ सर अगर कोई फंक्शन है और हमको पता है कि मान लेते कि इस इंटरवल में वो कॉन्केव अप है, हाँ, क्या हम ये बोल सकते हैं कि उस फंक्शन का इनवर्स जो होगा वो उसी इंटरवल में कॉन्केव डाउन होगा? नहीं, उसके बारे में बताता हूँ मैं। कॉन्केव अप का इनवर्स कॉन्केव डाउन होगा, नॉट नेसेसरली। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ रीजन के साथ, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ, इसको पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 1 इक्वल्स टू 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 11 इंटू dy by dx। ठीक है, अब जल्दी से उसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर लो। सेकेंड डेरिवेटिव चाहो तो उसको ले आ सकते हो डिनोमिनेटर में, या फिर प्रोडक्ट रूल लगा दो, एक ही बात है। हालांकि d2y by dx2 क्या आएगा? 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 11 का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा भाई?
का डेरिवेटिव ना, और एक माइनस साइन भी आएगा, -6y - 12 इंटू dy/dx। सब कुछ सही हो रहा है होपफुली। 3y², ठीक है। So finally, what is d2/dx2 in this question? d2y/dx y -2, और dy/dx को तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऑब्वियसली ये देखो 1 अपॉन एक और आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, 3y² - 12y + 11 होल क्यूब। ऑलराइट, अब बताओ मुझे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आने के लिए क्या क्या हो सकता है। या तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए, क्या डिनोमिनेटर 0 हो सकता है? 144 माइनस 133 हो रहा है ना, 132, क्यों रूट्स रियल है इसके? डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी है उसके रूट्स रियल हैं, है ना? हाँ, तो जहां भी ये नॉट डिफाइंड हो रहा है वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक y = 2 तो है ही, आई मीन y = 2 तो बिल्कुल है, = 0 कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ वो जहां पे नॉट डिफाइंड है वो भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये कहां नॉट डिफाइंड है भाई? क्या रूट्स हैं इसकी? रूट्स सही ठीक ठाक है क्या? 144 माइनस नहीं, इररेशनल आएगी, 132 12। देखो क्या आ रही, रूट क्या आ रही है, दो रूट्स क्या आ रही है, चेक करो रूट्स क्या आ रही है। हम्म 6 ±√3/3। 6 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस √3 होल अपॉन 3। मतलब 6 अपॉन 3 भी है? हाँ सर, क्या है? हाँ सर, 2 ± 1/√3। तो डिवाइड करते हैं ना 3 से, यार 2 बोल दे उसको 1/√3 बोल दो, खत्म, ठीक है ना? तो ये है देखो y की वैल्यू, ये y की 3 वैल्यूज हैं, y = 2, y = 2 ± 1/√3, 2 + 1/√3, 2 - 1/√3। मैं फिर कह रहा हूँ ध्यान देना इस बात पर कि ये 3 क्यों है, क्योंकि एक तो तुम्हें 0 करने पे आ गया, ये तुमने = 0 किया, y = 2 मिल गया, लेकिन बाकी दोनों यहाँ से मिल रहे हैं। डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो d2/dx2 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इन पॉइंट्स को भी चेक करना जरूरी है, ठीक? अब मैं इसलिए ऐसे फॉर्म लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हें समझ में आया कि साइन चेंज कैसे हो रहा है। सबसे अच्छा क्या होता है? वेवी कर्व। अगर तुम वेवी कर्व बनाओगे तो तुम्हारा काम बहुत आसान रहेगा, ये चेक करने के लिए कि साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। साइन चेंज जो है वेवी कर्व से तुरंत समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इन तीनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करें, एक पॉइंट है 2, एक पॉइंट है 2 - 1/√3, मान लो इसको अल्फा बोल दें, और एक पॉइंट है 2 + 1/√3, इसको हमने मान लो बीटा बोल दिया। सो क्या हो रहा है भाई? देखो माइनस साइन लगा हुआ है, उसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ नेगेटिव साइड शुरू होगा माइनस की वजह से, और उसके बाद सारी पावर्स देखो ऑड है, 1 3 3, तो यहाँ पर ऑब्वियसली साइन चेंज होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली साइन चेंज होगा, और ऐसा निकल जाएगा। देखा? तो ये काम तुम्हारा बहुत ही इजी हो जाएगा अगर तुम वेवी कर्व बनाओगे। तुम्हें दिख रहा होगा कितने पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कौन कौन है भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? तीनों पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि d2/dx2 अपना साइन चेंज कर रहा है तीनों पॉइंट्स पे, अल्फा पे भी, 2 पर भी, और बीटा पे भी। मुझे बताओ कि अगर कोई डाउट हो तो मुझे जल्दी बताओ इस बारे में।
ये मैंने जो लिख दिया यहाँ पर, ये फैक्टर थ्योरम है। मैंने मान लिया कि इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो y माइनस अल्फा y माइनस बीटा एक फैक्टर है। 27 ये 3 का क्यूब है, बाहर निकाल दिया, अगर ये बात ना समझ में आ रही हो। उसके बाद हमने वेवी कर्व टेक्निक यूज की अल्फा बीटा के लिए, अल्फा बीटा और 2 के लिए। बताओ समझ में आ रहा है? तो क्या तुम्हें समझ में आया कि ये तीनों जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू तुम निकाल ही लोगे भाई। फॉर एग्जांपल जब y इक्वल्स टू 2 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? अगर y इक्वल टू 2 होगा तो x की वैल्यू आएगी 0, x इक्वल्स टू 0, और फिर बाकी तुम लोग निकाल लेना जो भी होगा। तो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 0,2 है, और बाकी दोनों तुम फाइंड कर लेना, वही तुम्हारा आंसर। देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं इस पर। एक मिनट, मैंने पोलर फॉर्म तो पढ़ा नहीं है। चलो ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। प्रूव दैट the points of inflection of y square equals to x minus a whole square into x minus b lie on the line three x plus a equals to 4b। I don't know क्या ये केवल x कोऑर्डिनेट निकालना है तुम्हें, इसका मतलब और क्या? तुम्हें सिंपली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का x कोऑर्डिनेट निकालना है इस क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो। Prove that points of inflection of y square equals to x minus a whole square into x minus b lie on the line। इसका मतलब तुम्हें केवल ये प्रूफ करना है कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उन सबका x कोऑर्डिनेट सेम होगा, और वो होगा 4b माइनस a। ट्राई करो एक बार फिर। तुम देख रहे होगे कि ये अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था। अगर मैं इस ग्राफ का, इस फंक्शन के डोमेन की बात करूं, डोमेन जो है इसका, तो वो क्या होगा? x बिलोंग्स टू, अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a एंड b है ना, a और b पे डिपेंड करेगा। ये तो क्लियर है कि b टू इन्फिनिटी आएगा, b से इन्फिनिटी इंक्लूसिव ऑफ a पर भी फंक्शन डिफाइंड है। अब अगर एक सेक्लूडेड पॉइंट है तब तो बात अलग हो गई, लेकिन अगर a b से बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी इसके अंदर आ गया वो। तो ऐसा हम तब लिखेंगे जब a b से छोटा हो। चलो अब इसको दो बार जल्दी से डिफरेंशिएट करो और बताओ क्या आता है। तुम्हें बेसिकली प्रूफ करना है कि जो x की वैल्यू है वो 4b माइनस a बाई 3 है। करो प्रूफ। क्या है अभी फर्स्ट डेरिवेटिव? किसी का रूट लेने का तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट प्लस माइनस लेकर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है? अगर तुम रूट लेना चाहते हो या रूट अवॉइड करो, क्या करना है रूट लेके, ऐसे हो जाएगा ना। 2y dy by dx इक्वल्स टू क्या है 2x माइनस a x माइनस b प्लस x माइनस a होल स्क्वायर। तो क्या आ गया भाई? dy by dx, dy by dx is if we take x minus a common, 2x plus x 3x minus 2b minus a। सही है? होल डिवाइडेड बाय 2
अच्छा 2 तो निकल गया, ठीक है, डिवाइड बाय 2y, तो ऐसा कुछ आता है। अब d2y बाय dx2, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा वो देखो, निकालो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है। 3x minus 2b minus a plus 3 times x minus a whole thing into y minus ये पूरा x minus a into 3x minus 2b minus a into dy by dx। देखो प्रॉब्लम्स लेंथी हैं, मुझे समझ में आ रहा है। डिफरेंशिएट करना थोड़ा बोरिंग काम तो होता ही है, क्योंकि कोई दिमाग तो लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। और सब कुछ कैलकुलेशन पे है, कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने अभी सॉल्व किया था, बस ये वहां पे 1 2 था, यहाँ पे a b है, या +1 और -2 जो भी था। अब तुम्हें एक बार dy by dx को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। dy by dx देखो क्या था, ये x minus a 3x minus 2b minus a, तो ये देखो उसका होल स्क्वायर हो गया अपॉन 2y, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2y स्क्वायर, है ना, और ये कितना हो गया 3x 6x minus 2b और minus a minus 3 minus 4a minus x minus a का होल स्क्वायर इंटू 3x minus 2b minus a whole squared divided by 2y divided by 4y cube। और यहां पर एक बार तुम्हें y स्क्वायर को भी डाल देना चाहिए। y स्क्वायर क्या है भाई, y स्क्वायर है ये x माइनस ए होल स्क्वायर x माइनस बी, सो x माइनस ए होल स्क्वायर तुम्हारा कॉमन निकल जाएगा, है ना, x माइनस ए होल स्क्वायर और x माइनस बी इंटू ये क्या आएगा 2 कॉमन निकाल लें, 3x माइनस बी माइनस 2 है एंड माइनस x माइनस ए होल स्क्वायर इंटू ये थोड़ा डिफरेंट है क्या, 3x हाँ लगे माइनस 2b माइनस ए होल स्क्वायर। थोड़ी कैलकुलेशन है यार इसमें, होल डिवाइड बाय 4y क्यूब। चलो घर पहुंच गए। तो d2y by dx2, व्हाट इज d2y by dx2? आया भाई किसी का, बताओ यार, बहुत जान खा रहे तो। x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4y क्यूब, ये तो अलग कर लो, और अब जो कुछ बचा है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये 4 टाइम्स x माइनस बी इंटू 3x माइनस बी माइनस 2a माइनस 3x माइनस 2b माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने सही किया है तो जो x की जो वैल्यू है ना, जो प्रूफ करनी है 4b माइनस a बाई 3, वो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। 4b माइनस a बाई 3, अब खैर उसको चेक भी कर सकते हैं, अच्छा छोड़ो। उस वजह से एक एडवांटेज मिलेगा कि हम रूट्स जल्दी निकाल पाएंगे अगर हम रिजल्ट को यूज कर लें। भाई बेसिकली अभी देखो इतना बचा हुआ है, ये इसको ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइड बाय 4y क्यूब। y क्यूब y इक्वल टू 0 से फर्क पड़ता नहीं, बिकॉज ये डोमेन की एक्सट्रीमिटीज होंगी जो भी होंगी, तो हमें ये चीज चेक करनी पड़ेगी केवल इक्वल टू 0 के लिए। साइन चेंज कहाँ पे होगा, साइन चेंज ऑब्वियसली अल्फा और बीटा पे होगा, बिकॉज वेवी कर्व तो बताइए जहाँ पे पावर्स ऑड होती हैं वहां पे साइन चेंज होता है, ए पर नहीं हो सकता, राइट, ए तो पॉइंट हो ही नहीं सकता। तो अब ये अल्फा और बीटा क्या है, वही तुम्हारा आंसर। अगर कैलकुलेशन तुमने सही की है तो तुम्हें अल्फा और बीटा मिलेंगे। आया किसी को क्वाड्रेटिक आ गई?
क्यों भाई, कोई कर रहा है कि बस देख रहे हो तुम लोग? मूवी चल रही है। चलो ठीक है, उस क्वेश्चन को अपने आप करना, तो ऐसे कैलकुलेशन क्वेश्चन है में उसको बाद में से करना। वो सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस पूछेगा क्या? क्या हुआ? ऐसे क्वेश्चन में वो पॉइंट ऑफ हेलो इन्फ्लेक्शन ही पूछेगा। हेलो, हाँ हेलो नहीं आ रही है भाई, तेरी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आया कि if curvature of y equals to fx is, ये theoretical point है, अभी एक बात हुई थी ना, किसने पूछा था, if is concave up then comment on curvature of y equals to f inverse x। इनवर्स के बारे में क्या ख्याल है, क्यों भाई, कोई बताएगा? अगर किसी फंक्शन के ग्राफ का कर्वेचर कॉन्केव अप है तो उसके इनवर्स का कर्वेचर कैसा होगा, कोई बताएगा? सर बोलो। हेलो, अरे बोलो यार, कौन बोल रहा था? सर सर अगर y इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स को कट नहीं करता तो फिर शायद कॉनकेव डाउन हो सकता है। उससे फर्क नहीं पड़ता ना वो कट करता है कि नहीं करता है। सर अगर वो हो गया तो फिर शार्प कॉर्नर्स आ जाने चाहिए ना। नहीं, कॉर्नर्स तो यार इंटरसेक्शन पे आएंगे ना, हाँ एफएक्स सर। पे ना आ गया। ये ग्राफ है, हाँ ये कट कर रहा है तो क्या फर्क पड़ गया इसमें? अच्छा कॉर्नर, हम नहीं नहीं कॉम्बिनेशन सर। तो नहीं ले रहे हैं इसका, हाँ हाँ वो देखा नहीं। है ना? हाँ सर समझा। भाई फॉर एग्जांपल ये e पावर x है, ये कट नहीं करता है, हाँ तो e पावर x का ग्राफ कॉन्केव अप है, तो तुम देख सकते हो कि जो उसका इनवर्स है लॉग वो डाउन है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर कोई कॉन्केव अप ग्राफ है तो उसके इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो कॉन्केव डाउन होगा ऑलवेज? इज इट ट्रू? देखते हैं। लेट gx be inverse of fx, ठीक है? मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोगों ने, कुछ लोगों ने इनवर्स शायद पढ़ा नहीं है अभी तक। इनवर्स का यूज करते हुए सबसे पहले तुम्हें ये इक्वेशन कंसीडर करनी है कैलकुलस में। अगर कोई फंक्शन दूसरे का इनवर्स है तो उसका जो कॉम्पोजिशन होगा वो तुम्हें x देगा, f ऑफ f इनवर्स या फिर f इनवर्स ऑफ f x होगा, राइट? g ऑफ fx जो है वो x है। अब तुम्हें क्या चेक करना है, तुम्हें g का कर्वेचर चेक करना है ना। अगर तुम्हें इस फंक्शन का कर्वेचर चेक करना है तो उसको दो बार डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आता है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। g डैश fx into f डैश x इक्वल टू 1। ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया, क्या बता रहा है तुमको? वो तुम्हें साफ साफ बता रहा है कि भैया जो f डैश x का साइन होगा वही g डैश fx का साइन होगा या g डैश का साइन होगा। इसका मतलब अगर किसी फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग है तो फिर उसके इनवर्स का ग्राफ भी इंक्रीजिंग होगा। एग्जांपल के लिए देखो, e पावर x इंक्रीजिंग है और log x भी e बेस में इंक्रीजिंग होता है, करेक्ट? लेकिन अगर इसको दो बार डिफरेंशिएट किया और उसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं, g डबल डैश ऑफ fx इंटू f डैश x, चेन रूल इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर? माइनस f डबल डैश x अपॉन f डैश x का होल स्क्वायर। तो g डबल डैश fx क्या है बताओ? ये है माइनस f डबल डैश x डिवाइडेड बाय f डैश x होल क्यूब। अब बताओ, इसको देखकर मुझे बताओ, व्हाट कैन यू से कर्वेचर अबाउट कर्वेचर ऑफ इनवर्स? इनवर्स के कर्वेचर के बारे में क्या बोल सकते हो? इज इट एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ fx, कर्वेचर ऑफ fx,
या फिर कोई और भी चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? फर्स्ट डेरिवेटिव भी डिपेंड करेगा कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है फंक्शन। Yes. If fx is concave up and increasing, यानी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, then f inverse x is concave down. But if f of x is concave up and decreasing, ये देखो, अगर f dash x नेगेटिव हो गया तो वो माइनस का क्यूब माइनस और ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा. Then in this case f inverse x will be also concave up. For example, अब तुम्हें सरप्राइजिंग लग रहा होगा बिकॉज ये बहुत ऑब्वियस लगता है कि हमने y इक्वल टू x में रिफ्लेक्शन लिया, अप का डाउन हो गया, बट ऐसा है नहीं. एग्जाम्पल के लिए एक ऐसा ग्राफ लो जो कॉन्केव अप हो बट डिक्रीजिंग हो. कोई ग्राफ है ऐसा तुम्हारी नजर में? कोई ग्राफ तुम्हें पता है ऐसा? 1/x 1/x तो चलो ठीक है, 1/x भी है. ये देख लो, ये y इक्वल्स टू e पावर माइनस x. e पावर माइनस x का कर्वेचर अप है, लेकिन ये डिक्रीजिंग ग्राफ है. ये देखो y इक्वल्स टू, ये रही y इक्वल टू x लाइन, और इसके अबाउट तो अगर तुम इमेज लोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. और ग्राफ देखने में समझ में आ रहा होगा कि दिस इज आल्सो कॉन्केव अप, राइट? तो अब तुम्हें पता है कि कॉन्केव अप का ग्राफ कॉन्केव डाउन हो जरूरी नहीं है. इट आल्सो डिपेंड्स वेदर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. बोलो डाउट क्लियर हुआ? समझ में आया? तो कोई भी चीज ग्राफिकली कम करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत कम एग्जांपल्स नोटिस करते हैं, कई चीजें हमारे दिमाग में आती नहीं है और उसकी वजह से हम कुछ कंजेक्चर्स बना लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगता है सही है, लेकिन बिना उसको कैलकुलस से बिना उसको चेक किए हुए कोई मिस कॉन्सेप्ट मत बनाओ अपना. ठीक है, जो भी चीज तुम्हें डाउटफुल लग रही है उसको डिस्कस करो कैलकुलस में. कॉन्सेप्ट्स आने जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि मिस कॉन्सेप्ट जनरेट ना हो. सर तो ये था भाई कर्वेचर ऑफ, हाँ हम लोग g डबल डैश f ऑफ x की बात कर रहे हैं ना, राइट, बट उसका डोमेन भी तो वही होगा ना. किसी फंक्शन के इनवर्स का डोमेन क्या होगा? जो fx की रेंज होगी, राइट? fx की रेंज जो है वो f इनवर्स का डोमेन है. तो g डबल डैश कहाँ डिफाइंड होगा? जहाँ जो fx का आउटपुट होगा वही तो. g डबल डैश fx कहना बिल्कुल सही है. ये मत सोचो कि कुछ मिस हो रहा है, सब कुछ सही है इसमें. साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा? जो साइन इसकी रेंज होगी. तो मैंने अगर लिखा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स तो सारी वैल्यूज अपने आप कवर हो जाएंगी ना. ठीक है, चलो भाई. तो आज यहाँ माइनस एक्स का ग्राफ में आपने वो जो रेड लाइन बनाया था वो क्या सिग्निफाई करते हो? मैं ये y इक्वल टू x लाइन है और y इक्वल टू x के अबाउट इमेज लेते हैं तो उसका इनवर्स आ जाता है. अच्छा तो बताया था. ओके ठीक है, तो आज याद रखते हैं. इसके आगे जो है अब तुम्हारा एक पॉइंट और बचा हुआ है. इसके बाद हमारा है मीन वैल्यू थ्योरम, तो वो बचा हुआ है, उसको हम लोग कर सकते हैं. ठीक है सर, अभिनव अब आ रहा है. हेलो सर.